हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, हम लोग जो रिवीजन की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हमारा 11th डे है और जैसे कि मैंने आपको पिछली बार डिवेंचर्स कराए थे, आज की क्लास में हम लोग डिवेंचर्स पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। राइट ऑफ तक हम सांस नहीं लेने वाले हैं, राइट ऑफ तक बिल्कुल निपटा देंगे और उसके बाद ही हम सांस लेंगे, ठीक है जी। बाकी 12th डे के बारे में मैं बता ही दिया था आपको, पिछली क्लास में मैंने सब कुछ बताया था। उम्मीद करता हूँ आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी, ठीक है जी। होली वैसे मेरी भी अच्छी रही, मैं तो खेलता नहीं होली, लेकिन मेरे ये जो नालायक स्टूडेंट्स हैं घर आके मुझे बाहर निकाल के ऐसा पोता कि मेरे घर वालों ने मुझे नहीं पहचाना। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की होली अच्छी रही होगी। मैंने तो यही कहा था कि खेलना मत, क्योंकि एग्जाम्स आपके सर पे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं तो बीमार पड़ जाओगे। खैर मेरे को क्या है, मैं तो दवाई लेके फिर दोबारा पढ़ाने लग जाऊंगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी। जैसे कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि कंसिडरेशन अदर देन कैश लिखा हुआ है, पर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका था। मैंने बताया था, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, इसे लगातार पढ़ाता चला गया। इस वीडियो में हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब जो सेकंड टॉपिक है वहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कोलैटरल सिक्योरिटी बेसिकली सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कोलैटरल सिक्योरिटी एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या है। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी डिवेंचर्स से जुड़ी हुई नहीं है। कोलैटरल सिक्योरिटी अलग चीज है, उसका मीनिंग ही एक अलग है। उसका मीनिंग है कि आपने एक सिक्योरिटी पहले से ही दे रखी थी, मतलब आपने लोन लिया किसी से, आपने एक सिक्योरिटी पहले से ही दे रखी थी, बदले में आपने एडिशनल सिक्योरिटी और दे दी। अब जरूरी नहीं है एडिशनल सिक्योरिटी में आप डिवेंचर से ही दें, एडिशनल सिक्योरिटी में आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने एक 10 लाख रुपए का लोन लिया और उन्हें मैंने जो है 15 लाख की प्रॉपर्टी अपनी दी, 15 लाख का मैंने लैंड दे दिया उन्हें एज गारंटी, मैंने उन्हें लोन दे दिया, ये सिक्योरिटी के तौर पे मैंने पकड़ा दिया। अब भाई मीन टाइम में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और जमीन के रेट घट गए। कोई भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं जमीन का रेट हमेशा बढ़े, कोई भी रीजन हो सकता है। क्या पता वहां विवादित जगह हो आसपास, या कोई अफवाह उड़ गई और र्यूमर फैल रहा हो जिसकी वजह से उस जमीन की कीमत घट रही है। जब उस जमीन की कीमत घटी तो बैंक वालों ने मुझे डिस्क्लेमर पहले दे रखा था कि भैया ऐसा है, अगर जमीनी कीमत घटती है तो आपको एडिशनल प्रॉपर्टी और देनी पड़ेगी सिक्योरिटी के तौर पे। अब मैं क्या दूं, तो मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी, वो मैंने सपोर्टिव सिक्योरिटी के तौर पे दे डाली। तो ये जो मैंने बिल्डिंग दोबारा दी है, सेकेंडरी सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी या फिर सपोर्टिव सिक्योरिटी, इसी को बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ में आती बात? अब जरा देखें क्या है। हमारा टॉपिक वही है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन। बात ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी हम सिक्योरिटी दे चुके हैं, उसके एडिशन में जो हम सिक्योरिटी देते हैं उसे बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। टू द लोन से टेकन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ एसेट, पहले से ही किसी ना किसी एसेट या कई सारी एसेट्स के ऊपर पहले से ही सिक्योर्ड था, लेकिन दोबारा आपने एडिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी है, उसी को बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ये इसका वैसे हर चीज में इसका मीनिंग है ये, ठीक है ना। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब है, ठीक है। तो कहा गया है कि अब हमारा टॉपिक क्या है, ये इशूड वाले केस में टॉपिक क्या है, डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी when the borrower is not in a position to give any other asset as collateral security। बेसिकली होता क्या है कि डिवेंचर्स के अंदर कैसे आ गया भाई साहब, होता क्या है कि जरूरी थोड़ी ना, जब मैंने लोन लिया था उस टाइम पर मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी मैंने वो प्रॉपर्टी दे दी। अब कंपनी केस की बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी मैंने प्रॉपर्टी देके और लोन ले लिया। अब बैंक वाले कह रहे हैं यार और हमें सिक्योरिटी चाहिए। जब उन्हें और सिक्योरिटी चाहिए तो उस केस में क्या करो, जरूरी नहीं बैंक की ही हो, कोई भी लेंडर हो सकता है जिसने मुझे लोन प्रोवाइड किया है, पर ज्यादातर बैंक होते हैं। तो उसी केस में मैंने क्या कहा कि जब मैं उन्हें ऑलरेडी सिक्योरिटी दे चुका हूं, अब वो मुझसे कह रहे हैं यार सिक्योरिटी और दो, तो मैं कहां से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं। तो उसी केस में कहा गया है कि भाई साहब जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की स्थिति होती है और मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है इस बार, तब मैं क्या करूं। तो मेरे पास जो डिवेंचर्स है, मेरे पास तो राइट है, मैं कंपनी हूं, तो कंपनी के पास राइट होता है, वो शेयर्स भी इशू कर सकती है, डिवेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो वो नाम मात्र के डिवेंचर्स इशू करती है, वो सिक्योरिटी के तौर पर बिल्कुल सेफ रहते। होता क्या है कि वो वर्थलेस है, वो वर्थलेस है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बस सिक्योरिटी के तौर पे। कब तक वर्थलेस है, जब तक कोई डिफॉल्ट ना हो जाए। अगर डिफॉल्ट किया जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट करने में या फिर रिपेमेंट करने में, वापस पैसा देने में या किसी भी चीज में, अगर लेंडर का अमाउंट आप देने में डिफॉल्ट करते हैं तो ये वर्थलेस जो है ना, ये वर्थ में आ जाएंगे, मतलब पावर में आ जाएंगे। डिवेंचर्स मान लीजिए मैंने 10% डिवेंचर्स इशू किए थे, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने डिफॉल्ट किया तुरंत इनकी वैल्यू क्रिएट हो गई। मतलब जो लेंडर्स हैं वो अपने आप क्या बन जाएंगे, वो डिवेंचर होल्डर्स बन जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि डिवेंचर होल्डर्स के पास कौन सा राइट होता है, उनके पास फ्लोटिंग चार्ज होता है। अब आपने मान लीजिए लोन लिया, मैं बैंक की बात कर रहा हूं, बैंक वाले क्या है, बैंक वालों ने पर्टिकुलर एसेट के ऊपर उन्होंने मॉर्गेज रख रखी है, क्या ठीक है, जमीन के ऊपर उन्होंने मॉर्गेज रख रखी है। मान लीजिए कल को मैंने भुगतान नहीं किया बैंक वालों को, तो उसके बाद क्या होगा, बैंक वाले क्या कर सकते हैं, उस लैंड को बेच के अपनी अमाउंट वसूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मान लीजिए उस लैंड से पूर्ति ही नहीं पड़ी, पूरा ही नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे, वो बेचारे खाली वापसी चले जाएंगे, फिर कोई और केस करेंगे, केस तो करते हैं खैर, अदर केस करेंगे, कोर्ट केस वगैरह होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन कोई एसेट, मेरे पास बिल्डिंग भी है, बाकी एसेट्स भी हैं, डेटर्स भी हैं, अदर एसेट्स भी हैं, उन्हें कोई नहीं टच करेगा। क्यों? क्योंकि मॉर्गेज केवल लैंड के ऊपर थी। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स के पास जितनी भी एसेट्स आपके बैलेंस शीट में शो हो रही हैं, उन सभी के ऊपर मॉर्गेज होता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, वहीं पर उसी सिचुएशन में जब मॉर्गेज होता है तो डिवेंचर होल्डर जो बैंक वाले हैं, उनका रिपेमेंट मैंने नहीं किया, बैंक वाले तुरंत क्या बन जाते हैं, वो डिवेंचर होल्डर बन जाते हैं। डिवेंचर होल्डर बनते ही फिर क्या करेंगे, भैया कहेंगे अपना हमारा पेमेंट करो। अगर पेमेंट आप नहीं करते उसके बाद क्या हो जाएगा, एक एक करके वो सारी एसेट्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारा क्या है, ये उसी के बारे में कहा, ये वर्थलेस था, वो वर्थ में आ जाती है। अब देखें क्या है ये मीनिंग।
कोलेटरल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी और सपोर्टिव सिक्योरिटी फॉर अ लोन। भैया सपोर्टिव सिक्योरिटी मैंने पहले बताया, इसका मीनिंग ही है कंपनीज में इशू देयर ओन डिबेंचर्स, अपने खुद के डिबेंचर्स इशू कर सकती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपको पता है शायद ओवरड्राफ्ट का मतलब भी एक तरीके से लोन ही होता है। तो ओवरड्राफ्ट के केस में भी क्या हो जाता है, आप सिक्योरिटी देते हैं एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर। मतलब एडिशनल का मतलब ये है कि ऑलरेडी सिक्योरिटी आपने दे रखी है, अब आप सपोर्टिव सिक्योरिटी के तौर पर दोबारा दे रहे हैं, ठीक है जी, टेकन फ्रॉम बैंक या अदर लेंडर, कोई भी हो सकता है। इफेक्ट क्या होगा, If the company repays the loan on the due date, the debentures will be released। भाई साहब अगर पेमेंट कर दिया तो राडी खत्म हो गई। भाई पेमेंट कर दिया तो जो लैंड उसके पास है, लेंडर के पास, बैंक के पास जो लैंड है उसे भी वो रिलीज कर देगा, उसे भी छोड़ देगा, साथ साथ में डिबेंचर्स भी छोड़ देगा। दिक्कत कब है, दिक्कत तब है जब मैं डिफॉल्ट करता हूं। अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो मेरी लैंड भी बेच देगा वो और बाकी खुद डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। तो क्या बात कही यहां पर, इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू रिपे, अगर कंपनी पे नहीं करती है लोन, या तो फिर इंटरेस्ट या फिर लोन अमाउंट, जैसा भी केस हो, द लेंडर विल बिकम द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। लेंडर क्या बन जाएगा, वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन जाएगा और डिबेंचर होल्डर्स के पास क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज होता है। इसके बाद क्या कहेगा, हाउएवर सच डिबेंचर होल्डर्स विल रिसीव इंटरेस्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लोन अमाउंट एंड नॉट टू द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। मतलब बात वही कही गई कि मान लीजिए 8% का लोन था, 8% का लोन था और आपने कितने परसेंट पर डिबेंचर्स इशू किए हैं, 10% के ऊपर इशू किए हैं। मान लीजिए डिफॉल्ट कर दिया तो भाई साहब 8% पर इंटरेस्ट देना बनता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अब तो हम डिबेंचर होल्डर बन गए, अब हम 10% लेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा इतना ही, इतना पहले लोन पे था। ऐसा नहीं कि अगर डिबेंचर होल्डर्स की इंटरेस्ट रेट उनका ज्यादा है तो आप ज्यादा ले लोगे, ठीक है जी। तो थोड़ा इतना भी ध्यान रखिएगा, ये उसके बारे में छोटा सा डिस्क्लेमर है। इसके बाद कहा गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का झमेला क्या होता है भाई, दो मेथड है हमारे। पहला मेथड क्या है, आप एंट्री पास मत करो, सबसे सिंपल मेथड होता है, एंट्री पास मत करो और बैलेंस शीट के अंदर एक नोट डाल दो। दूसरा तरीका क्या, आप एंट्री पास करो साथ साथ में नोट भी डालो, ठीक है ना, दोनों तरीके हैं आपके। अगर आप पहला तरीका यूज करते हो तो आपको एंट्री पास नहीं करनी, लेकिन साथ साथ में आपको नोट डालना है। नोट का डालना है, बैलेंस शीट में डालना है, नोट्स टू अकाउंट्स में, शो इन नोट्स टू अकाउंट्स इन द लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स। मतलब किस नाम से डालोगे, लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स के नाम से आप नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डालने वाले हैं, ठीक है जी। और अगर मेथड 2 है तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जितनी परसेंट डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं बीइंग डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और एडिशनली क्या डालना पड़ेगा आपको, सेम वही नोट डालना पड़ेगा, शो इन नोट्स टू अकाउंट्स इन द लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स। अब ट्रीटमेंट क्या है भाई साहब, अगर ट्रीटमेंट की जब बात करूं मैं आपसे कि ट्रीटमेंट क्या है, तो भाई अगर जैसे कि डिबेंचर्स आपके रिलीज कब किए जाएंगे, जब रिपेमेंट आपका नॉर्मल हो जाएगा। जब रिपेमेंट नॉर्मल हो जाएगा तो आप डिबेंचर्स कैसे करो, जो आपने पहले नोट डाला उसको रिवर्स कर दो, कह दो हाँ जी भैया लोन रिपे हो गया और हमने जो सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर्स रखे थे वो हट गए, ठीक है जी, वो डालना है। द नोट गिवन अबव विल बी रिवर्स, उसे हम रिवर्स कर देंगे। और यहां पर अगर ऐसे आपने एंट्री कर रखी है तो सीधी सी बात है आपको एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, जो डेबिट किया वो क्रेडिट करो, क्रेडिट किया वो डेबिट करो। मतलब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स बोला था, अब परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस डालेंगे। इतना कहते ही हमारा टॉपिक यहां पर पूरा हो जाता है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी मैंने कहा आपसे कि जैसे कि आपको डिटेल में टॉपिक पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है जी, आप वहां से देख लेना। वैसे अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है जी। नोट डाउन करें, मैं आगे कराता हूं। चलिए जी, तो हमारे पास वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं माय डियर। वैसे तो ये स्टार्टिंग से ही है, लेकिन क्या होता है कि स्टार्टिंग में इन चीज़ों को मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट और बाकी बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा तो डिबेंचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। मैं डिबेंचर्स को शेयर्स से रिलेट करने का प्रयास करता हूँ। इसका मेन रीजन ये होता है कि आपने शेयर्स बहुत अच्छे से कर रखे होते हैं। स्कूल के टीचर्स को भी शेयर्स ज़्यादा अच्छे से आते हैं। अब जरूरी नहीं आप सभी ट्यूशंस पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट्स को तो आते ही हैं डिबेंचर शेयर्स, सारी को मैंने डिटेल में ही कराए हैं और हर स्कूल के टीचर ऐसा नहीं करा पाते। तो इस वजह से क्या होता है कि मैं शेयर्स तो सारे ही करा देते हैं, शेयर्स को डिबेंचर से रिलेट करके डिबेंचर्स को इजी कर देता हूं। एक बार माइंड में एक मेंटालिटी आ जाती है कि हाँ भाई डिबेंचर्स आसान है, तो उसी हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। आसान तो वैसे भी है, लेकिन वही है ना, दिमाग में खामखा रहे कि यार पता नहीं क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, अजीब सा लगता है। तो बस वही छोटी सी पॉइंट है। तो अब मैं थोड़ा सा डिबेंचर्स के साथ जो मैंने इशूड के टाइम पे बात बताई थी कि इशू हम डिबेंचर्स किस पे कर सकते हैं, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। पर रिडम्पशन का मतलब होता है कि डिबेंचर्स का रिपेमेंट, माय डियर एक बात आपको बता दूं, शेयर्स का रिपेमेंट नहीं होता, शेयर्स का रिपेमेंट नहीं होता, पर डिबेंचर्स का रिपेमेंट जरूर होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जरूर होता है। अब आप लोग मुझसे ये मत कहने लगना यार शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है। जी बिल्कुल होता है प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, पर मैं तो शेयर्स की बात कर रहा हूं ना, शेयर्स में हमारे इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, मैं तो कंसोलिडेट बात कर रहा हूं। तो उस तरीके से हमारे जो शेयर्स होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स, इनका कभी भी रिडम्पशन नहीं होता, पर हमारे जो डिबेंचर्स होते हैं इनका रिडम्पशन जरूर होता है। रिडम्पशन का मतलब उनका पेमेंट जब इशू किया जाता है ना, तो उसी दिन बताया जाता है हम आपके 5 साल बाद रिडीम करेंगे, या 6 साल बाद रिडीम करेंगे, या 10 साल बाद रिडीम करेंगे, या 20 साल बाद रिडीम करेंगे। 20 साल से ऊपर नहीं जा सकते, ये हमारा रूल है, ठीक है जी। ये हमारा कंपनीज एक्ट का नियम है कि 20 साल से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो वही कहा गया वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, हमारे 6 प्रकार के केसेस हैं। इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, दोनों पॉइंट है। लेकिन पॉइंट सिंपल सा एक है कि आप इशू तो कर सकते हो,
इशू तो कर सकते हो तीनों पे, पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। पर जब आप रिडीम करोगे ना भाई साहब, जब रिडीम करोगे तो केवल दो ही चीजों में आप रिडीम कर सकते हो, एक तो पार में और दूसरा प्रीमियम में। कभी भी डिबेंचर्स आपके डिस्काउंट पर रिडीम नहीं होते। आप खुद लॉजिकली सोचो ना कि अगर आप ही लोगों से कोई आके कहे कि यार हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, आप हमारी कंपनी में 10 रुपए दोगे और हम आपको 5 साल बाद 9 रुपए देंगे, लगाओगे आप लोग? क्या कहोगे? अबे बावड़ा बना रहा, अबे 10 रुपए हम तुझे दे रहे हैं, तू 10 ही वापसी कर दे, चलेगा, ब्याज खा लेंगे इतने दिन का। या फिर 10 की जगह तू 11 रुपए दे तो चलेगा। अबे 10 की जगह 9 रुपए देगा, हम बावड़े थोड़ी ना है, कोई नहीं देने का पैसे। समझ में आती है बात? क्योंकि कंडीशन आप स्टार्टिंग में रख दोगे, रिडम्पशन में इस बेसिस पे करने वाले हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है 10 रुपए की चीज 10 रुपए में तो रिडीम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 रुपए की चीज 10 रुपए से ज्यादा में रिडीम हो सकती है, 11 में, 12 में, 15 में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 रुपए से कम में नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है कि रिडम्पशन या तो आपका पार पर होगा या रिडम्पशन आपका प्रीमियम पे होगा। अब जरा बात को समझे, मैंने कहा इशू डेट पार, इशू डेट पार। एक चीज और बता दूं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा होगा, इसको हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि अगर आपको भविष्य में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसकी बुकिंग मत करना, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसकी बुकिंग आप आज ही करोगे, करंट ईयर में ही। समझ में आती बात? ये पॉइंट रिलेट कराऊंगा इससे। देखें, मैंने कहा इशू डेट पार मतलब 10 रुपए की चीज, डिबेंचर 100 रुपए बोल लो, 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए में इशू की गई, कोई दिक्कत नहीं है। और रिडीम किस पे की है? रिडीम भी आपकी 100 रुपए की गई, कोई लॉस हुआ क्या? कोई लॉस हुआ क्या? कोई लॉस ही नहीं हुआ। जो इंटरेस्ट इसके ऊपर बनता था वो उनको डिबेंचर होल्डर को दे दिया हमने, बात खत्म हो जाती है। चलिए जी, दूसरा कहता है कि इशू डेट डिस्काउंट, भाई साहब 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू किया गया, 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू किया गया, और जब पेमेंट कर रहे हैं तो 100 रुपए ही हमने उसको वापस किए। तो सीधी सी बात है, रिडीम तो हम 100 रुपए भी कर रहे हैं, चीज कितने की थी? 100 रुपए की थी, रिडीम भी 100 रुपए कर, कोई लॉस नहीं रिडम्पशन के टाइम पर। रिडम्पशन के टाइम पर लॉस नहीं है, पर इशू के टाइम पर लॉस है, इशू के टाइम पर लॉस है। जी बिल्कुल लॉस है, इसमें लॉस है। अगर लॉस है तो उस लॉस की बुकिंग आप करंट ईयर में ही करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका इशू हो रहा है प्रीमियम पे, इशू हो रहा है प्रीमियम पे, आपका 110 रुपए में आपका इशू हुआ है, 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इशू हुआ है, और रिडीम कितने पे हुआ? 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही रिडीम हुई, रिडीम डेट पार। तो कोई प्रॉब्लम, लॉस हुआ है? जी नहीं, कोई लॉस नहीं, फायदा हुआ उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं इशू डेट पार, भाई साहब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही इशू हुआ है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिडीम जो हुआ है वो 105 में हुआ है, थोड़ा फिगर चेंज कर देता हूं, रिडीम कितने में हुआ? 105 रुपए में हुआ। तो उस केस में बताएं जरा, लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है? कहने का मतलब जब मैंने इशू किया तो 100 रुपए लेकर आया, और जब देने की बारी है तो 105 दे रहा हूं, लॉस हो रहा है? जी बिल्कुल लॉस हो रहा है। लेकिन दे कब रहा हूं? 5 साल बाद या 10 साल बाद, जब भी दे रहा हूं, आज तो नहीं दे रहा। पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है 5 साल बाद 10 साल बाद दे तो रहे हो ना, लॉस तो है, उसकी बुकिंग आज ही करो, आज ही बुकिंग करो, इशू के टाइम पर बुकिंग करो। और इसीलिए हम इस लॉस की भी आज ही बुकिंग करें, ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक है। आप कहीं सोचो यार एंट्री में क्यों लिख डाला, ये लॉजिक है, मैं बार बार लॉजिक नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मैंने कहा कि इशू के डिस्काउंट पे मतलब 100 रुपए के डिबेंचर्स 90 रुपए में इशू किए गए, लॉस है कि नहीं है? जी बिल्कुल लॉस है, 10 रुपए का। जी यहां पर लॉस है, जी हां लॉस है, लेकिन ये रिडम्पशन वाला लॉस है, ठीक है जी। यहां पर लॉस है, जी हां लॉस है, इशूड वाला लॉस है, साथ ही साथ में रिडम्पशन वाला भी लॉस है, क्योंकि 100 रुपए की चीज आपने 90 रुपए में इशू करी, मतलब 100 रुपए की चीज दे रहा हूं और बदले में 90 रुपए ले रहा हूं, 10 रुपए का घाटा खाया। उसके बाद मैंने कहा जब मैं 5 साल बाद रिडम्पशन करूंगा तो 105 रुपए दूंगा, मतलब डबल घाटा खाया, 10 रुपए का स्टार्टिंग में और रिडीम के टाइम पे 5 रुपए का, डबल लॉस, मतलब रिडम्पशन के टाइम पर भी लॉस है। इसकी एंट्री थोड़ा सा दिमाग में अभी ठीक कराऊंगा, वहां पर मैंने लिख रखी है, क्लियरली आपको बताऊंगा, इसमें गलती आप कर सकते हो, बाकी में गलती नहीं करोगे, पता है मुझे। अब मैं बात करूं आखिरी केस की कि भाई साहब रिडीम आपका इशू किया गया 110 रुपए में, 100 रुपए की चीज 110 में, फायदा हो गया जी बिल्कुल हो गया, लेकिन आप जब रिडीम कर रहे हो तो 105 में कर, लॉस है या नहीं है? जी बिल्कुल लॉस है। आप इसको काउंटर नहीं करेंगे कि यार ठीक है ना, 5 रुपए का फायदा फिर भी पड़ रहा है क्योंकि 110 रुपए में आपने इशू कर रखा है और 105 में रिडीम करा, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये इशू के टाइम पर है, ये रिडीम के टाइम पर है, तो लॉस है जी बिल्कुल लॉस है। और कौन सा वाला लॉस है? रिडम्पशन वाला लॉस है, ठीक है जी। अब इनकी एंट्री आपको बताता हूं। देखिए पहला केस लाइन से मैंने बताया, इशू डेट पार, रिडीम डेट पार, मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही इशू की गई और 100 रुपए में ही रिडीम की गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 रुपए से पैसा मांगा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपीज और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स 100। केस 2 कहता है इशू डेट डिस्काउंट रिडीम डेट पार, इसमें मैं लिख देता हूं 100 रुपए के डिबेंचर 90 रुपए में इशू किए गए और रिडीम कितने पे किए गए? 100 रुपए में किए गए, कोई दिक्कत नहीं है। रिडीम के टाइम पर तो कोई लॉस ही नहीं है भाई, 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए में दी गई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इशू के टाइम पर लॉस है, तो पैसा कितने से आया होगा? पैसा तो 90 से ही आया होगा जितने पे आपने इशू किया, ठीक है ना। तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन 90 के हो गए, डिस्काउंट आपका कितने का हो गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपए का और डिबेंचर्स आपके 100 के हैं, एंट्री बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू डेट प्रीमियम की बात करो एंड रिडीम डेट पार, तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए की चीज 110 में तो आपकी इशू हुई है और रिडीम हुई है 100 रुपीज में, तो रिडम्पशन में तो कोई लॉस ही नहीं है,
रिडम्पशन में तो तीनों केसेस में रिडम्पशन में कोई लॉस ही नहीं, क्योंकि एट पार आपका रिडीम हो रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, ये फायदा हुआ है। तो पैसा कितने से आया होगा, 110 रुपए से आया होगा, 110 रुपए से पैसा आपका आ गया। अब 110 रुपए आपने यहां लिखा, डिबेंचर तो 100 रुपए के हैं, 10 रुपए किस चीज के हैं, प्रीमियम के हैं, ठीक है। अब मैंने कहा केस 4 इशूड एट पार, मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए में इशू की गई है, रिडीम्ड एट प्रीमियम। भाई साहब 105 रुपए में रिडीम की है, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में इशू की गई, लेकिन रिडीम 105 में की, मतलब लॉस है, बिल्कुल लॉस है। तो पैसा कितने से आया होगा जी, बिल्कुल 100 रुपए से पैसा आया, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए आपने यहां लिख दिए जी, बिल्कुल लिख दिए। इसके बाद मैंने कहा परसेंटेज डिबेंचर, ये भी 100 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस कितना हुआ है भाई साहब, रिडम्पशन के टाइम पर आपको 5 रुपए का लॉस है, उसकी बुकिंग आपको आज ही करनी पड़ेगी। 5 रुपए आपने लॉस के यहां डेबिट किया, और किस चीज का है ये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। समझ में आती बात, आप इस हिसाब से करेंगे। बाकी जो शेयर्स आपके होंगे, मान लो 2000 शेयर है, 5000 शेयर है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना। फेस वैल्यू में आपको चीजों को समझाता जा रहा हूं, ठीक है जी। डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां देखते चलिएगा, ठीक है जी। अब मैंने कहा ये इस केस को थोड़ा सा करें। इस केस को क्या करना है भाई साहब, कहा गया है कि इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, मतलब कहा गया 100 रुपए का डिवेंचर था, डिस्काउंट पे इशू किया गया, मतलब 90 रुपए पे इशू किया गया, और रिडीम किया गया 105 पे, ठीक है जी। तो डबल लॉस है, डबल लॉस है, तो पैसा कितने से आया होगा, 90 रुपए से आया होगा, इशू है 90 रुपए से, तो डिवेंचर एप्लीकेशन 90 है जी, बिल्कुल 90 है। डिस्काउंट कितने का दे डाला, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। लॉस कितने का रिडम्पशन के टाइम पर, 5 रुपए का लॉस है। आप बात को अभी 2 मिनट बताता हूं। डिबेंचर्स कितने के, 100 रुपीज के हैं, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, 5 रुपए। आपका सब मैच कर गया जी, बिल्कुल मैच कर गया। पर माय डियर ये एंट्री ना इस तरीके से भी हो सकती है, मतलब आप या तो ये एंट्री बनाओ या ये एंट्री बनाओ, दोनों में से कोई एक एंट्री बनाओ, दोनों ही ठीक है। देखिए होता क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन 90 से जी, बिल्कुल 90 से। लॉस टोटल कितना हुआ है भाई साहब, 15 रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू भी तो लॉस ही है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लॉस ही है, दोनों चीज लॉस है। आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। मेरे को ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, अलग अलग मेंशन करने वाला। फिर भी आप दोनों ही लिख सकते हैं, जो भी दोनों ही नहीं बल्कि दोनों में से कोई एक लिख करना, ये नहीं आप एग्जाम में दोनों पे ले आओ, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आपके 100 रुपए के डिबेंचर थे, लेकिन प्रीमियम कितना था, 5 रुपए का था। आप देख ले मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब छठे केस की बात करता हूं। मैंने कहा इशू किया मैंने प्रीमियम पे और रिडीम किया, फिर रिडीम भी प्रीमियम पे किया, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इशू किया है और 105 में रिडीम किया। फिगर चेंज इसलिए कर रहा हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भाई साहब इशू के टाइम पे फायदा हुआ है जी, बिल्कुल फायदा हुआ है, लेकिन रिडीम के टाइम पर लॉस हुआ है, तो लॉस की बुकिंग तो इसी साल करनी पड़ेगी। ये भाई साहब जितनी लॉस की बुकिंग में इस साल कर रहा हूं ना, इसकी एक एडिशनल एंट्री और पास होगी, जो आपका इसी क्लास में राइट ऑफ वाला केस बताऊंगा। राइट ऑफ और किया जाता है ईयर एंड पे 31 मार्च तक हर हाल में, वो राइट ऑफ वाला केस भी आज ही डिस्कस करना है। बस अभी थोड़ा एंट्री के केसेस बता रहा हूं, इसके बाद हम बाकी चीजें भी कवर कर लेंगे। अब मैंने कहा 100 रुपए की चीज 110 में पहुंची, तो क्या कहा गया, कितना पैसा आया होगा, 110 रुपए आ गए होंगे, 110 रुपए, तो 110 आपने यहां लिखा। तो भाई साहब 110 रुपए ये रहा, 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं। बात क्लियर है, क्लियर है। लेकिन रिडीम कितने पे हो रहा है, 105 रुपए पे रिडीम हो रहा है, मतलब 5 रुपए का लॉस है। लॉस कितने का है, 5 रुपए। किस चीज का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। आप फटाफट से नोट डाउन करें, फिर मैं आगे की चीज कराता हूं। चलिए जी, तो हमारे पास आज के दोनों लास्ट टॉपिक हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और राइटिंग ऑफ के बारे में। भाई साहब इंटरेस्ट की बात जो मैं कर रहा हूं, आपको पता है इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर दिया जाता है फिक्स अमाउंट के ऊपर। पहले ही पता होता है कि इंटरेस्ट कितना है। 10% पे डिबेंचर्स इशू हुए, 9% पे हुए, 8% पे हुए, जितने परसेंट पे हुए हो वो आपको पहले से इशूड किया जाता है, बताया जाता है। देखिए क्या लिखा है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स रेट पेबल क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में, और ईयरली का तो मतलब आपको पता ही है 1 साल में एक बार ही ब्याज दिया जाता है। ये बात आपको क्लियर है भाई, सीधी सी बात है। पूरे साल को अगर एक साथ कंसीडर करें तो 1 ईयर, अगर इसको हाफ ईयरली कर दे तो हाफ कर दो तो 6 महीने हो जाता है, और अगर इसे क्वार्टरली करते तो इसको 4 कर दो, 4 से भाग दे दो तो आप 3 ले आएंगे, ठीक है जी। और ये चार्ज होता है, हमें पता है, चाहे कुछ भी हो, प्रॉफिट हो ना हो, हमें देना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सीधी सी बात करते हैं, कैलकुलेशन के बारे में ज्यादा नौटंकी नहीं करेंगे। तो पहले जब इंटरेस्ट ड्यू होता है, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, तो क्या होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। सीधी सी बात है, जिस भी डिबेंचर होल्डर का खाता है, जिस भी डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है उसको पे करो, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, जब इंटरेस्ट हम उसका पे कर देते हैं तो यही डिबेंचर होल्डर आपका डेबिट होता है, और टू बैंक, बात यहां भी खत्म हो जाती है। और फिर जो ये डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये तो खर्चा है, तो ये कहां ट्रांसफर कराएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कराएंगे। तो क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, भैया ईयर एंड पे होता है, तो आपको पता ही है, खैर बताने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है जी। डिबेंचर यहां इंटरेस्ट आपका डेबिट था, इसको खत्म कर दिया मैंने क्रेडिट करते हुए, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से खत्म किया है मैंने। ये पहले प्रॉफिट एंड लॉस हुआ करता था, नई बैलेंस शीट में आपको पता है कि जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदला है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है, वहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वो नहीं है, ठीक है। उसके बारे में वैसे आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। आप नई बैलेंस शीट और नया प्रॉफिट एंड लॉस एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। हमारा आखिरी टॉपिक, राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भाई साहब लॉस है, पहली बात तो ये क्लियर है, ये लॉस है, तो लॉस कैसे राइट ऑफ करना है, ईयर एंड पर ही राइट ऑफ करना है। भाई साहब ये कैपिटल लॉस है, पहली बात, इट इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी व्हिच इज रिटन ऑफ इन द ईयर
इट इज इनकर्ड, जिस साल भी ये हुआ है उसके एंड में इसको राइट ऑफ करना है। और दो ही चीजों से राइट ऑफ होता है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, अगर कुछ बैलेंस आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है तो आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आप राइट ऑफ करेंगे, और मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस कम पड़ जाता है या फिर है ही नहीं, तो आप इसे कहां से खत्म करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ऑर्डर यही है, पहले आप कहां से खत्म करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ईयर एंड पर होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, वैसे इनकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 रुपए है, आपका जो लॉस हुआ है लॉस 50,000 का हुआ है, तो उस केस में मैं अभी 2 मिनट में ऐसे कहता हूं, ओह क्या हो गया ये, मैंने कहा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस जो था वो 60,000 का था, किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम का, और जो लॉस हुआ है 50,000 का। तो आप एंट्री डाल सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या फिर लॉस ही लिखें आप इसको, डिस्काउंट को क्या बार बार कंसीडर करोगे, वैसे डिस्काउंट और लॉस अगर आपने अलग अलग एंट्री बना रखी है तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो लॉस ऑन इशू कितने, 50,000, क्यों, क्योंकि आपको ये खत्म करने हैं और आपके पास पहले से कितना सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस है, 60,000 रुपए का। मान लीजिए ये बैलेंस आपका होता केवल 10,000 रुपए, ये बैलेंस आपका होता केवल 10,000 रुपए, ये बैलेंस आपके पास अगर 10,000 रुपए का होता तो क्या करते भाई साहब, लॉस 50,000 का हुआ है, पहले कहां से खत्म करोगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे 10,000 यूज कर लिए जी, यूज कर लिए, बचा हुआ कहां से करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000, ये बैलेंसिंग फिगर से आया, और कितना है हमारा, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना, 50,000। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी सी ही चर्चा थी, जितने भी हमारे डिबेंचर्स के कॉन्सेप्ट थे भैया पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से। हमारे पास जो मेन टॉपिक बचा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, हम ये अगली 3 वीडियोस में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आज थोड़ी सी दिक्कत सी हो गई थी, इसी वजह से वीडियो भी थोड़ी सी दिक्कत की बताऊं, मैंने आपको ये एडिट करी है, ये वीडियो छोटा सा पार्ट मैंने बाद में बनाया, ये वाला जो इंटरेस्ट है इसका, एक्चुअली बीच में लाइट चली गई थी, इसकी वजह से स्क्रीन में थोड़ा ब्लर हो गया था, इस वजह से मुझे ये वीडियो बाद में दोबारा बनानी पड़ी, इसी वजह से काफी टाइम वेस्ट हो गया। आपको इतना समझ में आ गया, फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत हुई जरूर होगी, अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूं भैया वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारी सीरीज के बारे में, इससे उनका भला होगा और थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।